गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगी कि एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग के साथ प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको सबको पता है कि प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो इस बारे में नहीं जानते कि उनमें भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है और सेम वैसे ही होती है जैसे हम लोगों के अंदर होती है। यानी हम जैसे ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन लेते हैं। यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो ये समझते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। नहीं, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, बट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये उसी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले लेते हैं, तो बैलेंस हो जाती है। तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे, बट ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं और वो भी, उनको भी क्योंकि एनर्जी की जरूरत है, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, उनके अंदर भी फूड का ऑक्सीडेशन होता है और उसके बाद उनको एनर्जी जो है वो स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो वो यूटिलाइज करते हैं अपनी एक्टिविटीज के अंदर। उनके अंदर भी सारी एक्टिविटी होती है। बट क्या डिफरेंसेस हैं हमारे रेस्पिरेशन में, ये एक मेजर डिफरेंस है जो बच्चों को नहीं पता होता या उनको कंफ्यूजन होता है। ये बात मुझे लगता है वो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, उनके अंदर भी ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। ठीक है, तो क्या डिफरेंसेस हैं वो मैं क्लियर करती हूँ। तो सबसे पहला डिफरेंस, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। देखिए यहाँ पर एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि हम लोगों की बॉडी अगर ह्यूमन बीइंग या एनिमल से कंपेयर करें तो हम लोग ऑर्गन सिस्टम, हमारे अंदर जो बॉडी में क्या है, सारे ऑर्गन सिस्टम, यानी हर एक ऑर्गन जो है वो एक कोऑर्डिनेट वे में वर्क करता है एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर। मान लो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा नॉस्ट्रल से लेके ट्रैकिया यानी विंड पाइप, लंग्स, डायफ्राम, सारा एक कोऑर्डिनेट वे में वर्क करेंगे और हमारा एक यूनिट की तरह वर्क होता है। और इसका मीन्स क्या है कि कोऑर्डिनेट वे में एक यूनिट की तरह वर्क करें, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है। हम लोग ऑर्गन सिस्टम के अंदर आते हैं, बट जो प्लांट है उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं है। सिर्फ कहाँ तक है उनका लेवल, ऑर्गन लेवल। यानी यहाँ पर ये किसके अंदर आते हैं, ऑर्गन लेवल के अंदर, ऑर्गन सिस्टम के अंदर नहीं, ऑर्गन लेवल के अंदर। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स के कितने पार्ट्स हो गए, रूट, स्टेम, लीफ। तो लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली, वो अपने आप अपनी रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, एक दूसरे के साथ कोई कोऑर्डिनेशन वहां पे नहीं है। सब अपने अपना देखते हैं कि किसको कब रिक्वायरमेंट है। क्यों कर पाते हैं ऐसा, क्योंकि वो सब एटमॉस्फेयर के एनवायरमेंट के कांटेक्ट में होते हैं। ऑल एनिमल्स परफॉर्म रेस्पिरेशन एज ए सिंगल यूनिट। मैंने रेस्पिरेशन शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑल एनिमल परफॉर्म रेस्पिरेशन एज ए सिंगल यूनिट। जैसे अभी हमने बताया कि एनिमल्स की बात करें या ह्यूमन बीइंग की बात करें तो नॉस्ट्रल यही ऑक्सीजन को अंदर इनहेल कर रही है, बाकी की प्रोसेस अपने आप एक कोऑर्डिनेट वे में होती जाती है। तो एक पूरा सिस्टम यहाँ पर वर्क करता है। पर यहाँ पर क्या है, सारे ऑर्गन्स अपने अपना रेस्पिरेशन का काम कर रहे हैं। Second, during respiration in plants, there is a little transport of respiratory gases from one part of the plant to other. जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का बहुत कम होगा। क्यों, क्योंकि सब अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस कर रहे हैं, रूट अपना देख रहा है, स्टेम अपना देख रहा है, लीफ अपना देख रही है, तो कोई ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है। पर हमारे केस में और एनिमल के केस में क्या है कि हमारे के लिए लेने के लिए यहाँ पर नॉस्ट्रल है, बट पूरा कुछ क्या होना है, ट्रांसपोर्ट होना है, पूरी बॉडी के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो रेस्पिरेटरी गैसेज आर यूजली ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इनसाइड एन एनिमल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यहाँ से इसने अंदर ले ली, उसके बाद पूरी बॉडी के अंदर इसको ट्रांसपोर्ट होना है, तो लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल करती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अकर्स एट स्लो रेट। रेस्पिरेशन जो प्लांट्स में है बहुत स्लो रेट से है, बट हमारे अंदर अकर्स एट ए मच फास्टर रेट, यानी एनिमल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है बहुत फास्ट रेट से होता है। तो ये डिफरेंसेस आपको समझ में आए कि क्या डिफरेंसेस हैं। यानी प्लांट्स का रेस्पिरेशन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद हम एनिमल्स की बात करेंगे, पर दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए।
तो अगर हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को देखते हैं सबसे पहले, तो हमें तीनों, क्योंकि हमने बोला है कि तीनों अपना अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, तो तीनों के पास ऐसी क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं कि वो वहाँ पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो हम देख लेते हैं। इसको रब कर दूं मैं, ये आपको क्लियर हो गया, सबने नोट डाउन कर लिया। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अभी हमने देख ही चुके हैं कि स्टेम, लीफ, रूट जो है वो सब अपने आप से अपनी रेस्पिरेटरी प्रोसेस करता है। तो क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि रूट्स के पास क्या प्रेजेंट है। सबको पता है जो रूट्स हैं, अगर हम रूट की स्ट्रक्चर देखते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर क्या होता है, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये रूट हेयर्स क्या है, यहाँ पर ये रूट कैप होती है, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट है, सॉइल के अंदर। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सॉइल पार्टिकल है, सारे में सारे सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट है। यहाँ पर पूरे में सॉइल है, मैं पूरा नहीं बना रही हूँ, यहाँ सारे में क्या प्रेजेंट है, सॉइल, ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो ये हो गई सॉइल, और ये क्या है, रूट, और ये हो गया उसका एक्सटेंशन, रूट का एक्सटेंशन, ठीक है। अब ये रूट एक्सटेंशन क्या है, ये एपिडर्मल सेल का एक्सटेंशन है। एपिडर्मल सेल जो होती है, सबको पता है एपिडर्मल सेल क्या होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है प्लांट की, वो क्या होती है, ये रूट है, ये रूट हेयर्स है, रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स क्या है, एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल, एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स। ये एपिडर्मल सेल का एक्सटेंशन है, किसके लिए, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो रूट्स में एक्सचेंज कैसे हो रहा है गैसेस से, रूट हेयर से। ये रूट हेयर्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि अगर मान लो एक यही पॉइंट होता, मान लो अगर यही एक सिंगल रूट होती, तो इसका सरफेस एरिया इतना ही होता, तो ये इतना ही यहाँ से वाटर को ऑब्जॉर्ब, या वाटर ऑब्जॉर्ब करना है या एयर लेना है, वो इतना ही एरिया में ले पाती। पर जब इसके एक्सटेंशंस आ गए तो क्या होगा, इसका एरिया बढ़ गया। तो रूट हेयर्स क्या करते हैं, इसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। तो अभी हम यहाँ पे वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम एयर की बात कर रहे हैं। तो ये जो सॉइल पार्टिकल है, इसके बीच में यहाँ पर क्या होती है, एयर प्रेजेंट होती है, और उस एयर से ये रूट हेयर्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन। तो इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस किससे होता है, कौन सी प्रोसेस से, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस by the process of diffusion, by the process of diffusion। किसमें, रूट्स में। In roots exchange of gases takes place by the process of diffusion। रूट्स के अंदर बात कर रहे हैं हम, या स्टेम के अंदर बात करेंगे, या लीफ के अंदर, सब में किससे होता है, डिफ्यूजन से। अब ये डिफ्यूजन क्या है, किसी भी चीज का मूवमेंट कहाँ से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ये हम पढ़ चुके हैं। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी चीज अगर मूव करती है, फ्रॉम मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। तो चाहे वो एयर हो, तो यहाँ पर हम एयर की बात कर रहे हैं, तो एयर का जो मूवमेंट होगा वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो रूट हेयर्स क्या है, रूट हेयर्स सॉइल के बीच में प्रेजेंट है, और सॉइल के अंदर एयर प्रेजेंट है। उस एयर में क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ चली जाएगी, रूट के अंदर, और रूट से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी, क्योंकि बाहर सॉइल पार्टिकल में एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर कहाँ चली जाएगी, रूट के अंदर, और रूट से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी सॉइल के अंदर। सॉइल के अंदर कहाँ, जहाँ एयर प्रेजेंट है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, एयर। तो ये कहाँ से अपने लिए डिफ्यूजन की प्रोसेस कर रहे हैं, कहाँ से ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो सॉइल के बीच में एयर प्रेजेंट है। आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की होगी कि अगर आप बहुत पानी दे देते हैं प्लांट्स में, आप सोचते हैं कि पानी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, उसमें भरते जाते हैं, तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि आपने तो खूब पानी दिया पर पौधा मर गया। क्यों मर गया, अगर आप इतना पानी देंगे कि इसके बीच की जो एयर है वहाँ पर भी वाटर लॉगिंग हो जाएगी, पानी भर जाएगा, तो एयर खत्म हो जाएगी, और जब एयर खत्म हो जाएगी तो रूट्स को क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो प्लांट की डेथ हो जाएगी, क्योंकि बेस क्या है उसका, रूट ही उसको सॉइल में पकड़ के रखती है। तो जब रूट्स ही जिंदा नहीं होंगी तो प्लांट कैसे खड़ा होगा उसके ऊपर।
तो इसलिए जो सॉइल पार्टिकल के अंदर जो एयर प्रेजेंट होती है उसमें हाई कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन होती है, उससे ये रूट हेयर्स ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन सी प्रोसेस से जाती है? डिफ्यूजन, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। तो ये तो बात की हमने रूट्स की, और रूट्स में क्या प्रेजेंट है? रूट हेयर्स। और ये रूट हेयर्स क्या करते हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ये अब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि ये सारे कहाँ प्रेजेंट है? सॉइल के अंदर। तो एक पार्ट हो गया रूट, कि रूट ने अपना गैसेस एक्सचेंज कर दिया। अब बात करते हैं हम स्टेम की। तो स्टेम में क्या होता है ये समझ में आ गया आपको। तो स्टेम में भी डिफ्यूजन के थ्रू होगा, पर यहाँ पर हम चीज देखते हैं, आपने देखा होगा कि जो स्टेम है वो दो तरह के होते हैं। एक आपने देखा है कि जो यंग प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रीन ग्रीन स्टेम होते हैं, है ना। अब हम देख रहे हैं स्टेम के अंदर, अभी हमने रूट के अंदर देखा, अब हम देखते हैं कि स्टेम में कैसे होता है। तो स्टेम में हम देखें तो एक तो होता है ग्रीन स्टेम, है ना, ग्रीन स्टेम, जिसको हम बोलते हैं हर्बेसियस स्टेम। ग्रीन स्टेम मतलब हर्बेसियस स्टेम। और एक हो गया वुडी स्टेम। अब दोनों में हर्बेसियस यानी ग्रीन स्टेम मैंने इसीलिए लिख दिया। जो यंग होते हैं बिल्कुल ग्रीन स्टेम जिनका होता है उसको कहते हैं हर्बेसियस स्टेम। और एक हो गया वुडी, जिनमें आपने बिल्कुल लकड़ी की छाल जैसे आपने देखा होगा ना, बार्क होता है, ठीक है, जैसे वुड की तरह, तो वो हो गया वुडी स्टेम। अब दोनों में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे जो हर्बेसियस स्टेम है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा आप पढ़ चुके हो क्या होता है। स्टोमेटा टाइनी पोर्स, क्या है ये? टाइनी पोर्स present on the surface of कहाँ का? लीफ। और कहाँ प्रेजेंट है? on the surface of leaf and herbaceous stem। कहाँ का प्रेजेंट है? लीफ पे प्रेजेंट है और हर्बेसियस स्टेम में प्रेजेंट है। तो आपको स्ट्रक्चर भी पता है स्टोमेटा का, वहां पर उसको गार्ड करने के लिए गार्ड सेल्स प्रेजेंट है उसकी ओपनिंग क्लोजिंग के लिए। अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहले वाली वीडियो आप देखिएगा, वहां मैंने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, आप वहां से समझ सकते हैं। तो स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स होती है जो इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करती हैं। कब ओपन होंगी? जब वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा, यानी जब सेल्स क्या होंगी? टर्जिट होंगी। जब टर्जिट होंगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, और स्टोमेटा ओपन होगा तो स्टोमेटा के थ्रू ही यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है। ये एयर से ऑक्सीजन ले लेते हैं, जो हाई कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहां से ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। स्टोमेटा के थ्रू यहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है। अब वुडी स्टेम के अंदर क्या प्रेजेंट है? जो वुडी स्टेम है इनके अंदर लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये लेंटिसेल्स क्या है? ये लेंस शेप्ड सेल्स होती हैं। ये लेंस शेप्ड होते हैं, यानी ये स्मॉल ओपनिंग्स हैं। ये स्मॉल ओपनिंग्स है, लेंस शेप्ड सेल्स होती हैं, स्मॉल ओपनिंग्स हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होती है? वुडी स्टेम पे। ये भी स्मॉल ओपनिंग है, जैसे स्टोमेटा स्मॉल ओपनिंग होती है वैसे ही लेंटिसेल भी लेंस शेप्ड होती है, ये भी स्मॉल ओपनिंग है प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ वुडी स्टेम। ये वुडी स्टेम की सरफेस पे प्रेजेंट होती है। बट दोनों में अब आप बोलोगे दोनों में क्या डिफरेंस है? भाई ये भी तो स्मॉल पोर है, ये भी स्मॉल ओपनिंग्स है, तो दोनों में ये स्मॉल ओपनिंग्स है और ये भी स्मॉल ओपनिंग्स है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर स्टोमेटा को गार्ड करने के लिए गार्ड सेल्स होती हैं जो उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करती हैं, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, ये हमेशा ओपन रहते हैं, ऑलवेज ओपन, यानी जो लेंटिसेल्स हैं वो हमेशा खुले रहते हैं। पर स्टोमेटा ओपन और क्लोज करने के लिए गार्ड सेल्स हैं। जब पानी का अमाउंट होगा तो इसको ओपन करेंगे, पानी का अमाउंट नहीं होगा तो स्टोमेटा को गार्ड सेल्स क्या करेंगी? बंद कर देंगी। तो उसको ओपनिंग क्लोजिंग को कंट्रोल करने के लिए गार्ड सेल है। पर लेंटिसेल्स लेंस शेप्ड होते हैं, स्मॉल ओपनिंग्स है प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ वुडी स्टेम, और ये हमेशा ओपन रहते हैं। ठीक है, तो दोनों में हमें पता चल गया कि स्टेम में कैसे हो रहा है, हर्बेसियस में और वुडी में। अब आती है लीफ। तो ये दो चीजें हो गई। तीसरी आ गई लीफ, जो अपना ध्यान खुद रखती है। उसके ऊपर तो आपको पता ही है क्या प्रेजेंट है, सबको पता है स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हो, फंक्शन में पढ़ चुके हो, गैसेस एक्सचेंज। तो लीव्स के पास क्या प्रेजेंट है? लीव्स के पास स्टोमेटा प्रेजेंट है। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हो ना। अब इसमें क्या होता है?
ये स्टोमेटा जैसे मोनोकॉट है तो मोनोकॉट लीफ में दोनों सरफेस पर प्रेजेंट है बराबर अमाउंट में, पर जो डाइकॉट है यानी जो ब्रॉड लीव्स होती है उनमें नीचे की सरफेस पे सबसे ज़्यादा होते हैं, ऊपर बहुत ही लेस अमाउंट में होते हैं। उसका रीज़न भी बताया हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट सनरेज आती है, अगर ऊपर होंगे तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा। तो गैसियस एक्सचेंज का काम और ट्रांसपिरेशन का काम स्टोमेटा से होता है। फंक्शन आप ये दोनों इसके फंक्शन है, स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हो। अब क्या होता है डे टाइम में, क्या होता है अगर हम डे टाइम की बात करें तो डे टाइम में क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड या जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या निकालेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो कौन ले लेगा इसको, प्लांट वापस ले लेंगे। कौन सी प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में, यानी रेस्पिरेशन में निकालते हैं, फोटोसिंथेसिस में उसको वापस ले लेते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दिन में होती है। तो दिन में रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, उसी को फोटोसिंथेसिस के थ्रू वापस ले लेते हैं, तो दोनों चीजें बैलेंस हो जाती हैं। और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये क्या रिलीज करते हैं एज ए बाय प्रोडक्ट, ऑक्सीजन रिलीज। यही प्रोसेस होती है कि डे टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट की इन्होंने ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स ने वापस ले ली और ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया एज ए बाय प्रोडक्ट। नाइट में क्या होता है, एट नाइट क्या होगा, नाइट में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, आपको पता ना रात में तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो क्या होगा, बाहर क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी रात के टाइम में, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बाहर निकलेगी, क्योंकि रेस्पिरेशन तो करेंगे। इसलिए बोलते हैं ना कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, कि दिन के टाइम तो प्रोसेस बराबर हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में निकालते हैं, फोटोसिंथेसिस में उसको वापस ले लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। पर रात के टाइम पर क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती बट रेस्पिरेशन होती है प्लांट में, तो प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं और हम लोग भी ऑक्सीजन लेंगे। तो अगर हम पेड़ों के नीचे सोएंगे तो वो ऑक्सीजन का अमाउंट तो खत्म होगा, क्योंकि हम लोग भी यूज कर रहे हैं, प्लांट भी यूज कर रहे हैं, बट किसका अमाउंट बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि एक्सीलेशन की प्रोसेस हम भी कर रहे हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं और प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट कर रहे हैं। कौन सी प्रोसेस में, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। कौन सी प्रोसेस में, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि रात के टाइम पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो ये आपको समझ में आया कि तीनों पार्ट अपने अपने जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, और सब में डिफ्यूजन के थ्रू ही जा रहा है। यहाँ पर भी डिफ्यूजन क्या है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो लीफ भी कहाँ से ले रही है, एयर से। एयर में जो ऑक्सीजन है उसको ले रही है, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल रही है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले रही है वो भी स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है। और स्टेम में लेंटिसेल और स्टोमेटा, वो भी डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, और रूट्स में भी डिफ्यूजन के थ्रू। तो आपको समझ में आया कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स क्या होता है और क्यों ये स्लो प्रोसेस है, क्योंकि इसको जो है डिफ्यूजन के थ्रू ये हो रहा है। अपने आप से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़्यादा इसको एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं चाहिए जितनी एनिमल्स को चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है एनिमल्स के अंदर। इसके अंदर कोई ऐसा लोकोमोटरी प्रोसेस नहीं है, एक ही जगह पे मूवमेंट्स होते हैं बट ऐसा लोकोमोटरी प्रोसेस नहीं है, इतना ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स।